तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं एईसी पेपर हिंदी के बारे में, जो सेमेस्टर 2 में रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने रखा है। तो देखिए, कुछ चीज़ें जानेंगे, साथ में हम लोग पीवाईक्यू भी जानेंगे। ओके, पहले सिलेबस को दिखाते हैं। ये सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है वही सेमेस्टर 2 का भी सिलेबस है। सेमेस्टर 1 देखिए, यहाँ पे पढ़ना है बापू, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा यूनिट है पारिभाषिक शब्दावली, व्यवहारिक हिंदी, तकनीकी हिंदी, वित्तीय हिंदी और कार्यालय हिंदी। ठीक है। और साथ में यहाँ पे कुछ अनुशंसित पुस्तकें दिए गए हैं, जैसे कि राजभाषा हिंदी, ठीक, और प्रयोजनमूलक हिंदी, पारिभाषिक शब्दावली, कैलाश चंद्र भाटिया, ये सब अनुशंसित पुस्तकें। ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। सेम टू सेम वही सेमेस्टर 2 का भी सिलेबस है। देखिए, अब सेमेस्टर 2 हिंदी में आते हैं। यहाँ पे देखिए, एईसी कोर्स सेम 2, ठीक, MIL हिंदी, आधुनिक भारतीय भाषा, वही सिलेबस है आपका सेमेस्टर 2 में। बापू रामधारी सिंह दिनकर, पारिभाषिक शब्दावली, व्यवहारिक हिंदी, तकनीकी हिंदी, वित्तीय हिंदी, कार्यालय और अनुशंसित पुस्तकें बापू राजभाषा हिंदी। यानी कि सेमेस्टर 1 और 2 का सिलेबस एकदम सेम है। बिल्कुल सेमेस्टर 1 और 2 का सिलेबस एकदम सेम है। दैट मीन्स कि भैया जो सेमेस्टर 1 में हम लोगों ने जो पढ़ा था वही सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। हाँ, ज्ञान सागर ऐप में भी जितना भी कंटेंट सेमेस्टर 1 एईसी पेपर में है, ठीक है, ऐप में एईसी पेपर का जो सेक्शन है सेमेस्टर 1 वाला में, वो जितना भी है वहाँ पे 2 गो पीवाईक्यू है विद सॉल्यूशन। अभी मैं एक करवा भी दूंगा, और दोनों यूनिट का है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, साथ में सिलेबस को एक्सप्लेन किया गया है। वो सारा आपको पढ़ना है सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 1 वाला ही। समझ गए ना? तो सेमेस्टर 2 के लिए कुछ विशेष नहीं करना है, सेमेस्टर 1 वाला ही पढ़ना है। तो अगर आप सेमेस्टर 2 के सेक्शन में खोजिएगा ऐसे हिंदी को तो नहीं मिलेगा, वो सेमेस्टर 1 वाले सेक्शन में है। चलिए अब मैं आपको पीवाईक्यू दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे हिंदी का ग्रुप बी आता है, ग्रुप ए का भी है। अभी मैं पहले ग्रुप बी दिखा देता हूँ, उसके बाद ग्रुप ए। NEP 2020 2024 से 28 सेशन में पूछा गया था सेमेस्टर 1 में। ये सेमेस्टर 2 में भी काम देगा। ठीक है, सिलेबस सेम है तो वही काम देगा सेमेस्टर 1 में चाहे 2 में, दोनों का सिलेबस सेम है। समय 1.5 घंटा, फुल मार्क्स 50, क्वालिफाई करने के लिए 20 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले 10 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं की का परिचय स्पष्ट करें, बापू शीर्षक कविता का प्रतिपाद स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं बतलाएं, वित्तीय हिंदी और तकनीकी हिंदी में अंतर स्पष्ट करें, व्यवहारिक और कार्यालय हिंदी को सोदाहरण परिभाषित करें, मतलब कि उदाहरण सहित परिभाषित करें। ये हो गया 30 नंबर। 10 नंबर का यहाँ पे पूछा है 5 मार्क्स वाले किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें। 5 मार्क्स वाला, पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है, कार्यालय हिंदी के प्रमुख कार्य कितने हैं, और तकनीकी हिंदी की विशेषताएँ पूछी गई हैं, और पारिभाषिक शब्द सामान्य शब्दों से किस प्रकार भिन्न है। अभी मैं आंसर के साथ कराऊंगा। फिर आपके 2-2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 50 मार्क्स हो गया। वित्तीय हिंदी से क्या तात्पर्य, आधुनिक भाषाओं का विकास कैसे हुआ, आधुनिक भारतीय भाषाएं कितनी हैं, फिर पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, कार्यालय हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है। ये 6 गो है, 6 गो में से किसी 5 को ही बनाना है। सॉरी, 7 गो है, 2 मार्क्स वाला, टोटल 7 गो में 5 को बनाना है। ठीक है, चलिए अब मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या है, 10 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग नीचे से आएंगे 2-2 मार्क्स वाला सब करते करते। ठीक है, तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम लोग ग्रुप सी। हाँ, यहाँ से शुरू होता है। ठीक, प्रश्न संख्या 3 पहला है हमारा यहाँ पे कि वित्त हिंदी का क्या तात्पर्य है। वित्त मतलब होता है कि फाइनेंस, इंग्लिश में फाइनेंस बोलते हैं, धन संपत्ति से जुड़ा। ठीक है, फाइनेंस। तो वित्त हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग बैंकिंग, धन संपत्ति से जुड़ा क्षेत्र है। तो बैंकिंग, व्यापार और आर्थिक लेन देन से संबंधित कार्यों में किया जाता है वित्तीय हिंदी का। ठीक है, लिखिएगा, वित्तीय हिंदी वह हिंदी जिस हिंदी का प्रयोग बैंक में, व्यापार में, आर्थिक लेन देन में किया जाता है उसे वित्तीय हिंदी कहते हैं। सिंपल सा आंसर। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास कैसे हुआ। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास, पहले संस्कृत भाषा आया, फिर प्राकृत भाषा आया, फिर अपभ्रंश हुआ, उसके बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ। ठीक है, ये आपको तीर का निशान देके बनाना है। अपभ्रंश के बाद हिंदी लिख दीजिएगा।
ज़्यादा लंबा विस्तार से नहीं लिखना, टाइम आपको बचाना है, 1.5 घंटा ही है ना, ठीक है। आधुनिक भारतीय भाषाएं कितनी हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 आधुनिक भारतीय भाषाओं को मान्यता दिया गया है। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में 22, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। हमारे झारखंड से 2003 में संथाली भाषा को मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट है पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए पारिभाषिक शब्दावली, इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखा गया है। पारिभाषिक शब्दावली उन विशेष शब्दों का समूह होता है जिनका प्रयोग किसी विशेष विषय, विज्ञान, तकनीकी, प्रशासन, व्यापार आदि क्षेत्रों में निश्चित अर्थ के लिए किया जाता है। माने एक वर्ड बोलिए, उसके पीछे पूरा का पूरा एक अर्थ छिपा है। जैसे कि मैं बोलूँगा कोशिका, तो अब कोशिका मतलब समझ गए, मनुष्य की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। जैसे मैंने बोल दिया गुरुत्वाकर्षण, समझ गए कि गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने जो दिया था, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के 3 नियम वही वाला है, पृथ्वी खींचती है हमें भी, हम उसको खींचते हैं, ठीक है। चलिए उसी तरह से कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि मैं बोल देता हूँ, ठीक है, ज्वालामुखी, भूकंप, तो ये सब क्या है? पारिभाषिक शब्दावली। ये एक शब्द अपने आप में परिभाषा छिपा हुआ है, ठीक है। तो पारिभाषिक शब्दावली उन विशेष शब्दों का समूह होता है जिसका प्रयोग किसी विशेष विषय, जिसमें विज्ञान, तकनीकी, प्रशासन, व्यापार आदि क्षेत्रों में निश्चित अर्थ के लिए किया जाता है। उसका एक अर्थ होता है। इन शब्दों का अर्थ सामान्य शब्दों से अलग होता है, ठीक है, और इसके तरह नहीं रहता, इस तरह नहीं बदलता, बल्कि उनका अर्थ निश्चित होता है। ऐसा नहीं कि भूकंप का अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए संविधान, बजट, आय, व्यय, गुरुत्वाकर्षण आदि शब्द, ठीक है। जितने भी शब्द का आप परिभाषा लिखते हैं ना, संज्ञा का एक अपना परिभाषा होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि को संज्ञा कहते हैं, तो वो सब पारिभाषिक शब्दावली है, ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग हम लोग एक वर्ड करते हैं यूज, ताकि वो आदमी पूरा का पूरा सेंटेंस समझ जाए, ठीक है। कार्यालय हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो कार्यालय मतलब ऑफिस में हम लोग जो हिंदी यूज करते हैं उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग। देखिए कार्यालय हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्य को स्पष्ट, व्यवस्थित और अर्थपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विराम चिन्हों के माध्यम से वाक्य के भाव, अर्थ को सही ढंग से व्यक्त किया जाता है। इसमें आता है पूर्ण विराम, वाक्य के अंत में लगाया जाता है। पूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है? वाक्य के अंत में। अल्प विराम, कोमा जिसको बोलते हैं, वाक्य में हल्का विराम दिखाने के लिए लगाया जाता है, हल्का सा विराम, ठीक है, थोड़ा सा रुकना। प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? इतना बड़ा नहीं लिखना है आपको, केवल ऊपर वाला ही लिख दीजिएगा, बस इतना ही, ठीक है। बस जैसे लिखिएगा पूर्ण विराम, अल्प विराम, उतना डिटेल में एक एक करके नहीं लिखना, ये 5 मार्क्स के लिए हो गया, ठीक है। तो आपकी बोलते हैं कि आपको भी खुद का नॉलेज होना चाहिए कि कितना लिखना चाहिए। 5 मार्क्स के लिए आपको मैक्सिमम 150 शब्द लिखना है, मैक्सिमम 125 से 150 शब्द, उससे ज़्यादा एक भी वर्ड ना लिखिए, क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट होगा। जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 15 मार्क्स का अगर आता है तो उसके लिए मैक्सिमम 300 शब्द लिखें, ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम आप 250 शब्द, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए समय कम है ना भाई, समझ रहे हैं ना भान? हाँ, समय कम है। व्यवहारिक हिंदी का शुद्ध रूप क्या है? व्यवहारिक हिंदी मतलब, व्यवहारिक मतलब दिन में जो हम लोग बोलते हैं घर में, ठीक है। व्यवहारिक हिंदी मतलब घर में प्रयोग करने वाला हिंदी। तो व्यवहारिक हिंदी का शुद्ध रूप वह हिंदी है जिसका प्रयोग दैनिक जीवन, समाज और कार्यों में किया जाता है, ठीक है, सही और स्पष्ट रूप से किया जाता है। इसमें भाषा का सरल, शुद्ध और समझने लायक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा नहीं कि बोलेंगे कि आप मुझसे वार्तालाप कीजिए, आप समझ नहीं पाएंगे वार्तालाप, फिर बोलेंगे आप हमसे बातचीत कीजिए तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो इतना शुद्ध नहीं बोलना है कि आपको कठिन लगने लगे, सरल शब्दों का प्रयोग करना है। व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग पत्र लेखन में करते हैं, आवेदन पत्र में करते हैं, भाषण में करते हैं, समाचार में करते हैं, बातचीत में किया जाता है। इसका उद्देश्य संचार को सरल और प्रभावी बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसार पूजता जिन्हें तिलक, रोटी, फूलों के हारों से, इस कविता की पंक्ति बताना है, ठीक है। तो यह पंक्ति जो है, सॉरी, यह कविता यह पंक्ति बापू कविता का है, ठीक। और इस कविता के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर।
इसमें महात्मा गांधी के महान व्यक्तित्व और उनके आदर्शों का वर्णन किया गया है। बापू कविता किनके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, महात्मा गांधी के याद में। ठीक है, ये 10 मार्क्स हो गया। अब देख लेते हैं आगे, तो 5-5 मार्क्स वाला क्वेश्चन सब। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको PDF मिल जाएगा ज्ञान सागर ऐप पे, आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक है, अच्छा छोड़िए, 15 मार्क्स से ही शुरू करते हैं। ऐप में सब कुछ अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा। आधुनिक भारतीय भाषाओं का परिचय स्पष्ट करें। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषा कौन कौन है? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी प्रमुख है। आधुनिक भारतीय भाषाएं वे भाषाएं हैं जो भारत में वर्तमान समय में बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं। इन भाषाओं का विकास प्राचीन भारतीय भाषाओं जैसे कि संस्कृत, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी दीजिएगा। ठीक है, इसमें भाषा जो है कालों में बांटा गया 3 काल में। संस्कृत काल, प्राचीन भारत में संस्कृत भाषा का प्रमुख स्थान है और हम सब इसको देव भाषा बोलते हैं, भारत का सबसे पुराना भाषा बोलते हैं संस्कृत को। वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण जितने भी लिखे गए हैं ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और भी चरक संहिता और जितना जितना है भगवत गीता, ये सब संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत काल, समय के साथ कहते हैं कि सब कुछ बदलता है। ठीक है, समय के साथ संस्कृत भाषा सरल होकर प्राकृत भाषा बन गई और प्राकृत भाषा पाली भाषा, यह भाषा सामान्य जनता द्वारा बोली जाती थी। कब बोली जाती थी भैया? तो ये बोली जाती थी जब बौद्ध धर्म, जैन धर्म चलता था उस टाइम पे। जैन लोगों ने प्राकृत भाषा का पूरा प्रयोग किया, हालांकि बौद्ध लोगों ने पाली भाषा का प्रयोग किया था। प्राकृतिक की जगह पे आप पाली, यहाँ पे ब्रैकेट में पाली भी कर सकते हैं, प्राकृत और पाली। पाली भाषा बौद्ध धर्म के द्वारा दी जाती थी। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हमारा मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत में हालांकि थोड़ा सा उर्दू भाषा भी प्रयोग किया गया, उर्दू फांसी, क्योंकि यहाँ पे मुग़ल लोग भी आए थे। ठीक है, तो देखिए हिंदी में आपको थोड़ा सा इतिहास पढ़ना पड़ रहा है। अपभ्रंश, अब आगे चलकर अपभ्रंश भाषाएं विकसित हुई, इन्हीं से फिर आधुनिक भाषाएं विकसित हुई। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, आसमिया आदि भाषाएँ हैं। कितनी भाषाएँ हैं? कुल 22 भाषाएँ हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। आधुनिक भारतीय भाषाएं भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता का प्रतीक है। ये भाषाएं साहित्य, शिक्षा, प्रशासन, सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ओके, नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। बापू शीर्षक का प्रतिपाद्य स्पष्ट करें। देखिए मैं अभी कहाँ हूँ मालूम है? मैं खुद अपना क्लास करने आया हूँ BEd का, देख रहे हैं। ठीक है, ये कॉलेज है और नीचे में क्लास चल रहा है। हम लोग का भी 1 घंटा मिला है लंच ब्रेक, मैं उसमें खाना खा के आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ कि यार आपके लिए समय निकल जाए तो एक वीडियो बन जाएगा। ठीक है, सुबह को कपड़ा उपड़ा खींचना, खाना वाना बनाना, इसमें टाइम लग गया। आप बोलिएगा आपका तो शादी हो गया है। अरे भाई, शादी होता तो तुरंत थोड़ी ना अरेंज हो जाता, सब कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोग का वीडियो प्रॉपर नहीं दे पाता हूँ, फिर भी कोशिश करके बहुत ज़्यादा वीडियो दे दिया हूँ। सेमेस्टर 2 का ये अंतिम पेपर है आपका। इसके बाद सेमेस्टर 3 का पूरा वीडियो, सीनियर लोगों का वीडियो देख लीजिएगा, 23-27 वालों का, ठीक, और 22-26 वालों का, वो सारा काम देगा आपको। ठीक है, शायद और मैं आपको पुराना वीडियो मतलब नया वीडियो ना दूँ, क्योंकि देखिए ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो अपलोड है। और मालूम है जो 25-29 सेशन वाले हैं, 24-28 के बाद 25-29 सेशन वाले, फिर से सिलेबस चेंज, मतलब हर बार नया सिलेबस पढ़ाओ बच्चों का। हर 2 साल 3 साल में सिलेबस चेंज करेगा तो मेरा तो माथा दर्द करेगा ना, मेहनत ज़्यादा लगेगा। खैर छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐप में सारा कंटेंट अपलोड है, आप उसको पढ़िएगा, वो सारा काम दे देगा आपको। ठीक है, बापू शीर्षक जो है, बापू किसका नाम है? महात्मा गांधी का। ये जो शीर्षक दिया गया इसके बारे में बताना है। तो बापू कविता कवि रामधारी सिंह दिनकर, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, इस कविता में महात्मा गांधी के जीवन, विचारों और आदर्शों का वर्णन किया गया है। कवि ने गांधी जी को सत्य, अहिंसा और प्रेम का प्रतीक बताया गया है। गांधी जी ने अपने जीवन में सादगी, त्याग और सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया है। ठीक, कविता में बताया गया है कि गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया। ठीक, और कई आंदोलन, सत्याग्रह, ठीक, सत्याग्रह मतलब भैया, सत्याग्रह मतलब कि सत्य के मार्ग पर चल के
ठीक है, आज़ादी को दिलाए हैं। अहिंसा का मार्ग अपनाए हैं, मतलब किसी प्रकार का मारपीट का, दंगा फसाद का रास्ता नहीं अपनाए हैं। उन्होंने देशवासियों को एकता और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया है। गांधी जी ने गरीबों और कमज़ोर लोगों की सहायता की तथा समाज में समानता और न्याय की स्थापना की। इस कविता का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें गांधी जी के आदर्शों का पालन करना चाहिए और सत्य, अहिंसा तथा मानवता का मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अपनाना चाहिए जी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जैसे को तैसा। कुछ कुछ लोग होता है ना जो कि बात से नहीं मानेंगे, उसको बोलते हैं लातों के भूत, बातों से नहीं मानते। ठीक है, तो हर चीज़ संभव है, बट एक समय के बाद आपको वो करना ही पड़ता है। क्योंकि देखिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ श्री कृष्ण से ज़्यादा बुद्धिमान तो नहीं होंगे महात्मा गांधी। जब श्री कृष्ण ठीक है, श्री कृष्ण महाभारत का मार्ग चुन सकते हैं, राम श्री राम वो युद्ध का मार्ग चुन सकते हैं, तो फिर महात्मा गांधी किस खेत की मूली हैं। ठीक है, एक बार जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो फिर वो हमें करना ही पड़ता है युद्ध, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि अनिवार्य ना हो। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और जब तक टाला जा सके युद्ध को टालिए, मतलब ठीक है, लड़ाई झगड़ा विवाद से दूर रहिए। संभवतः ये सब का नौबत ही ना आए। चलिए, पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है ये बताइए। पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कई क्षेत्रों में होता है। जैसे पहला क्षेत्र है विज्ञान और तकनीकी। विज्ञान में भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि कंप्यूटर अगर बोल दिए तो कंप्यूटर का एक अपना परिभाषा है। ठीक, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसकी कोई अपनी बुद्धि नहीं होती है। ठीक, और वह मनुष्य के इशारों पे चलता है, कंप्यूटर कहलाता है। तकनीक में भी बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक, प्रशासन और कार्यालय। ठीक, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में भी प्रयोग किया जाता है इसका। शिक्षा और अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है पारिभाषिक शब्दावली का। तो देखिए, कुल मिला के 10 से ज़्यादा क्षेत्र यहाँ पे हो गए। इन क्षेत्रों में विशेष अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ जाते हैं। कार्यालय हिंदी के प्रमुख कार्य कितने हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, कार्यालय हिंदी के काम बहुत सारा है। पहला काम है कि पत्राचार करना, आदेश और अधिसूचना जारी करना, रिपोर्ट और प्रतिवेदन तैयार करना, आवेदन और सूचना लिखना, प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित करना। इसके अलावा भी आप बहुत सारे काम दे सकते हैं। ठीक है, कि विकास योजनाओं को लागू करना। नेक्स्ट, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य कार्यालय में कार्यों को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से लागू करना है। तकनीकी हिंदी की विशेषताएं क्या हैं? तो तकनीकी हिंदी की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं। इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें भाषा स्पष्ट और सटीक होती है। शब्दों का अर्थ निश्चित होता है। जटिल विषय को सरल ढंग से समझाया जाता है। इसमें अनावश्यक साहित्य अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। घ नंबर है, पारिभाषिक शब्द सामान्य शब्दों से किस प्रकार भिन्न है। तो पारिभाषिक शब्द सामान्य शब्दों से भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि पारिभाषिक शब्दों का एक अपना निश्चित अर्थ होता है, एक सीमित अर्थ होता है, एक विशेष अर्थ होता है। इनका प्रयोग विशेष विषयों में किया जाता है। सामान्य शब्दों का अर्थ बहुत व्यापक हो सकता है या फिर बहुत छोटा भी हो सकता है। ठीक है, और उनका प्रयोग सामान्य बातचीत में करते हैं, परंतु पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग सामान्य बातचीत में नहीं करते हैं। अब सामान्य बातचीत में हम लोग थोड़े ना गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे, जब पढ़ाई के टॉपिक रहेंगे तभी हम गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे। अब हमेशा हम लोग थोड़ी ना कोशिका का वर्ण का नाम लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट, अब आता है वित्तीय हिंदी से क्या तात्पर्य है। आधुनिक भारतीय भाषा ये हो गया। लगता है यार मैंने ना यहाँ पे ना लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन आंसर को छोड़ दिया है ना। छोड़ तो दिया है। चलिए अब मैं ग्रुप ए का दिखा देता हूँ, आप लोग खुद मेहनत कर लीजिएगा। ये ग्रुप बी का क्वेश्चन आंसर था, अब मैं ग्रुप ए का दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये है ग्रुप बी का क्वेश्चन आंसर, मैं दिखा देता हूँ। अब मेरा क्लास का टाइमिंग हो गया, मैं भी चलूँगा। ये ग्रुप ए है। ठीक है, AC 24-28 सेशन ग्रुप ए सेमेस्टर 1 का है, वही सेमेस्टर 2 में भी काम देगा। सबसे पहले यहाँ पे 2 मार्क्स वाला सब क्वेश्चन देखिए। वित्तीय हिंदी के पारिभाषिक शब्द क्या हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? व्यवहारिक हिंदी का मूल शब्द क्या है? कार्यालय हिंदी में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है? पारिभाषिक शब्दावली से क्या तात्पर्य है? आपको किसी 5 का ही आंसर देना है। टोटल यहाँ पे 7 को दिया गया है। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली के 2 उदाहरण दें, रामधारी सिंह दिनकर की 2 रचनाओं के नाम लिखें। ये हो गया। अब 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली का महत्व। कार्यालय हिंदी में आलेखन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है?
व्यवहारिक हिंदी से क्या तात्पर्य है, रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य विशेषताएं बतानी है। और फिर आपका आ जाता है यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप, आधुनिक भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति और विकास पर डालना है। बापू शीर्षक जो है इसके बारे में बताना है। पारिभाषिक शब्दावली के प्रकार का वर्णन करना है। कार्यालय हिंदी और वित्तीय हिंदी में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, अब एक एक करके मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मेरा भी टाइमिंग हो गया है ना, मुझे भी जाना होगा। देखिए पहले हम लोग कर लेते हैं ये 2 मार्क्स वाला। तो इसमें पहला क्वेश्चन है वित्तीय हिंदी के पारिभाषिक शब्द क्या हैं। वित्तीय हिंदी के बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, इसका मैं और एक PDF अपलोड कर दूंगा आज शाम को। तकनीकी हिंदी के, अच्छा सॉरी वित्तीय हिंदी में बोल रहा हूँ ना, तकनीकी हिंदी वित्तीय हिंदी किसी से भी आ सकता है। तकनीकी हिंदी के पारिभाषिक शब्द होते हैं जो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से प्रयोग किए जाते हैं। इसमें पहला है कंप्यूटर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, डेटा और भी बहुत सारे वर्ड हैं जैसे कि इंटरनेट, ईमेल। ठीक है, ये सब क्या है, तकनीकी हिंदी के क्षेत्र हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो देखिए ये जो है बिहार में जन्मे थे। 23 सितंबर 1908 को सिमरिया में जन्मे थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा व्यवहारिक हिंदी का मूल शब्द क्या है। तो व्यवहारिक हिंदी मतलब जो दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं हम लोग, घर आंगन में जो बोलते हैं, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला आचरण या कार्य व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, कार्यालय हिंदी में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग ऑफिस में किन का प्रयोग करते हैं, औपचारिक, प्रशासनिक, पारिभाषिक शब्दों का। ठीक, अस्पष्ट और संक्षिप्त शब्दों का। पारिभाषिक शब्दावली से क्या तात्पर्य है, पारिभाषिक शब्दावली उन शब्दों को कहा जाता है जिनका प्रयोग किसी विशेष समय निश्चित अर्थ में किया जाता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पारिभाषिक शब्दावली के 2 उदाहरण दें। संगणक, ठीक, ब्याज, ये मैं आपको और एक पेपर दे दूंगा इसका और एक। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली के ऊपर रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 रचनाओं के नाम लिखना है। तो रश्मि रथी, उर्वशी, ये दोनों रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। बाकी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और भी अपलोड है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से शुरू होता है, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 जो 10 मार्क्स के लिए है, ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको थोड़ा और डिटेल में लिखना होगा। आधुनिक भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालें। बापू शीर्षक कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। ठीक, पारिभाषिक शब्दावली के प्रकार का वर्णन करें। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार बताया गया, और इसका मैं अलग से एक PDF दूंगा, ये पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें आपका सब हिंदी रहेगा, तकनीकी हिंदी, व्याकरण हिंदी, मतलब वित्तीय हिंदी, पारिभाषिक शब्दावली सारा कवर कर दूंगा एक और एक PDF देके। कार्यालय हिंदी और वित्तीय हिंदी में अंतर स्पष्ट करें। ठीक, तकनीकी हिंदी की विशेषताओं को बताइए, और पारिभाषिक शब्दावली का महत्व बताइए। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो आपका AC पेपर है, ये आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा जो सेमेस्टर 2 AC हिंदी है उससे भी मैच करता है, SKMU दुमका से भी मैच करता है, और NPU पलामू से तो मैच करता ही है शुरू से ही। ठीक है, तो आप उनका भी वीडियो को देख सकते हैं, और मैंने YouTube पे डाल दिया उनका भी वीडियो। चलिए मेरा टाइमिंग हो गया दोस्त, मैं चलता हूँ। ठीक है, ऐप के बारे में बता देता हूँ, अगर आप में से कोई ख़रीदना चाहते हैं तो मैं ऐप के बारे में बता दे रहा हूँ। तो ये है ज्ञान सागर ऐप, मैं शुरू से बताता हूँ। ये है ऐप, आपको ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। ठीक है, और रांची यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपका ऐप इस तरह से ओपन होगा, बिरसा मुंडा का फ़ोटो आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, देन तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे आपका नाम और फुल नेम देने को आएगा। फुल नेम, फ़ोन नंबर डालिएगा। ठीक, फिर से यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, OTP आएगा, डालिएगा, ऐप आपका ओपन हो जाएगा। अब आना है ऑल कोर्स में। यहाँ पे ऑल कोर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने सभी कोर्स खुल जाएगा, सभी यूनिवर्सिटी का। आपको रांची यूनिवर्सिटी वाला कोर्स ले लेना है 60 रुपया में। अगर कोई फ़ोन पे UPI नहीं चलाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा QR का, QR से किसी को भी पेमेंट करने बोलिएगा तो हो जाएगा। बाकी UPI वाले में UPI वाले करेंगे। ठीक है, ये कोर्स आपका 4 साल के लिए फ्री हो गया। सभी सेमेस्टर के सभी PDF यहाँ पे फ्री हो जाते हैं। फिर स्टार्ट लर्निंग लिखा आएगा पेमेंट के बाद, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐप ओपन हो गया। सेमेस्टर 2 में क्लिक कीजिए, 3 में क्लिक कीजिए, जो भी सेमेस्टर पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सेमेस्टर 1 पढ़िए, AC हिंदी आपको सेमेस्टर 1 में ही मिलेगा। ठीक है, वही वाला पढ़ना है। फिर 24-28 ऑनवर्ड सेमेस्टर 2 का देखना है, तो जो भी पेपर देखना है व्यू पे क्लिक करेंगे,
और ये तीर के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है पीडीएफ ओपन होने में तो इस तीर के निशान पे क्लिक कर दीजिए, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा फ़ोन में। थैंक यू दोस्त, बाय। चलिए मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ क्लास, ठीक है। बहुत घटिया है यहाँ पे यार क्वालिटी वगैरह। सब बच्चा क्लास चला गया है, मेरा भी क्लास लग जाएगा टाइम। तो हम लोग का क्लास चलेगा बीएड का यहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।